लास्ट वीडियो ने हमने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन। इस पेंटिंग को हमने डिकोड किया था कि कैसे इसमें सिंबल्स छुपा रखे हैं फ्रेडरिक रोजे ने, और फिर उसके आगे हमने पढ़ा था कि हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी स्प्रेड द आइडिया ऑफ अ शेयर्ड आइडेंटिटी अमॉन्ग अ कॉमन फ्रेंच पीपल। उसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार व्हाट इज नेशन, लाइक उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। और लास्ट में मैंने ये भी बढ़ाया था कि हाउ जैकोबिन्स क्लब स्प्रेड एंटायर यूरोप, लाइक उनने कैसे धीरे धीरे स्प्रेड हुए थे। और दूसरी बात हमने 9th का थोड़ा रिवाइज भी किया था जैकोबिन क्लब होते क्या है। अब फिर मैंने लास्ट में आपको वीडियो में बोला था कि आप इस पैराग्राफ को, लाइक वी कैन लीव दिस पैराग्राफ, अगर आप एनसीईआरटी के साथ फॉलो करोगे मेरी वीडियो को तो इस पैराग्राफ को मैंने छुड़वाया था, क्योंकि दिस पैराग्राफ शोज द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें उसके सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड का जिक्र है। और इससे एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में नहीं तो आपके लाइक हाफ ईयरलीज या फिर जो भी वीकलीज होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर होगा आपके सिविल कोड के ऊपर, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो या फिर एसर्शन के फॉर्मेट में हो या फिर शॉर्ट आंसर्स के फॉर्मेट में हो। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नेपोलियन बोनापार्टे था कौन। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका यंग नेपोलियन बोनापार्टे। इसका जन्म हुआ था कॉर्सिका में, ओके। और कॉर्सिका में इसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे बाकी लोगों का जन्म ऐसे प्रिविलेज्ड फैमिली में नहीं हुआ था, इसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, अ डिसेंट फैमिली। सून ये एक मिलिट्री एकेडमी में गया, पर इसके थॉट्स थोड़े से रिवॉल्यूशनरीज थे, ओके। सो इसने कॉर्सिका में जो जैकोबिन क्लब था उसको ज्वाइन कर लिया था। अब क्योंकि जैकोबिन क्लब से बोलते ना डेमोक्रेटिक से, तो उनकी आइडियोलॉजीज और एम्परर की आइडियोलॉजीज कभी नहीं मेल खाती थी। एंड सून द रिलेशन बिटवीन देम ग्रू बेटर, और उनको कॉर्सिका छोड़ना पड़ा, बोनापार्टे फैमिली को ही कॉर्सिका छोड़ना पड़ा और वो लोग फ्रांस माइग्रेट हो गए। फ्रांस में आते समय नेपोलियन कांटेक्ट में आया था किसके? ऑगस्टिन रोबेस्पायर। अब ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, रोबेस्पायर। अगर आप थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालो तो ही वॉज ब्रदर ऑफ अ फेमस पर्सन, दैट इज मैक्सिमिलियन। स्पेलिंग लेट मी चेक। सो देयर इज नो ई, देयर इज आई। स्पेलिंग को लेके थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़े से बोलते हैं नॉन फेमिलियर शब्द होते हैं। लाइक एज एन इंडियन हमें राम श्याम याद रखने की आदत होती है, हमें इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड याद नहीं होते। सो मैं तो देख के लिख रही हूँ इसको, ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं रहता इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या बनाया था? इन्हीं ने बनाया था जैकोबिन क्लब्स। सो ही वॉज बेसिकली फाउंडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, ठीक। पर आपने एंड में पढ़ा होगा जब जैकोबिन क्लब्स के बाद आप पढ़ रहे होगे 9th में कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने राइन ऑफ टेरर को लीड किया था। दिस वाज अ मूवमेंट बेसिकली, जैसे कि नाम से समझ में आता है राइन ऑफ टेरर, खौफ का समय बेसिकली। सो इस दौरान पे जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के खिलाफ था उन सबको मार दिया गया था या उनके खिलाफ कुछ ना कुछ वायलेंट एक्टिविटीज की गई थी। सो कोई भी खिलाफ नहीं जाना चाहता था जैकोबिन क्लब्स या फिर रॉबेस्पियर ब्रदर्स के। सो दिस वाज द राइन ऑफ टेरर। पर सून उन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो दे वर लाइक गिलोटाइन्ड, सो दे वर लाइक किल्ड बेसिकली। तो ऐसे करके जो रॉबेस्पियर ब्रदर्स की पावर थी दैट केम टू एन एंड, पावर केम टू एन एंड। इसी का फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया हमारे नेपोलियन बोनापार्टे ने, एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर। सो बेसिकली उसने एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी फ्रांस में, जिसको हटाया किसने था? रॉबेस्पायर ब्रदर्स ने, थ्रू जैकोबिन क्लब। इसने वही डिक्टेटरशिप वापस ले आई।
भाई नोबल फैमिली से था यार, राज करने के लिए तो बना था नेपोलियन बोनापार्ट। सो बेसिकली डिक्टेटरशिप, लोगों ने, अब सोचने की बात यह कि लोगों ने उस डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट क्यों किया। वेल, इसका भी लॉजिक सारा किसमें छुपा हुआ है, उसके सिविक कोड में। द सिविक कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड, क्योंकि जो उसने पॉलिसीज प्रिस्क्राइब की थी वो उस टाइम लोगों को काफी अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला डिक्टेटर हो चाहे ना हो, हमें कौन सी दिक्कत है, हमें तो पॉलिसीज से मतलब है ना कि वो अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रहा है। तो अब जानते हैं कि आखिर सिविल कोड में ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जो लोगों को इतनी इंप्रेस कर गई। पहली पॉलिसी क्या थी उसकी, पहली पॉलिसी थी यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर। नेपोलियन को लगता था कि अगर लाइक एक स्टैंडर्ड वेट या फिर स्टैंडर्ड लॉज होंगे सबके लिए कॉमन, पूरे जितना भी अंडर हिज बोलते ना गवर्नेंस रहेगा, उस सब में एक ही लॉ, एक ही स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर होंगे, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा किसी के लिए भी ट्रेड करना, या बिजनेसमैन के लिए काफी इजी हो जाएगा ट्रेडिंग करना। तो इसलिए उन्होंने एक बोलते ना यूनिफॉर्म करेंसी का एस्टेब्लिश किया। अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे कि आप इमेज भी यहाँ पे मैंने अटैच की है, ये इमेज मैंने इसलिए अटैच की है कि हमें पता चल सके कि ये कॉइन्स थे उस टाइम के, दिस वर द कॉइन्स। ओके, दूसरा फीचर क्या था, ही डिड अवे विथ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे बर्थ के बेसिस पे नोबेलिटी या फिर ऐसी आपको बोलते हैं ना हियरार्कीज मिलती थी, जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो उसने खत्म कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया था। एज यू कैन सी ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ऑल से भी रिलेटेड था। उसने इक्वालिटी बिटवीन अमॉन्ग लॉज एस्टेब्लिश किया था कि सब इक्वल हैं, लाइक जो भी लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे वो राजा हो चाहे ना प्रजा हो। ओके, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव किए थे। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस पे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव किए थे। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इज रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड। सो ट्रेड रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शंस है ना गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस बोलेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम्स, सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। ठीक है, मेमोरियल ड्यूज। अब इन सब के बारे में अपने डिटेल में कहाँ पढ़ा है, अपने 9th में पढ़ा है कि सर्वडन क्या होता है, मेमोरियल ड्यूज क्या होता है। इवन मैं नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको कि ये सारे टर्म्स का लिटरल मीनिंग क्या है। वेल, आपको एक स्टेटमेंट ही याद रखना होगा कि इसमें बेसिकली फ्यूडल सिस्टम्स यानी जो पहले बोलते ना टेनेंट्स रहते थे, ठीक है, जो चर्च के बोलते ना फादर्स एंड या फिर जो भी बोलते ना रिनाउंड फिगर्स रहती थी चर्चेस के, उसके अंडर वो लोग बोलते ना पूरी जमीन रख लेते थे और इन पीजेंट्स को काम करना पड़ता था। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सर्वडम दैट दे हैव टू डू। ठीक, फ्यूडल सिस्टम्स था, लाइक टैक्सेस गिवन टू लैंडलॉर्ड्स। ओके, तो ये सब चीजों को नेपोलियन ने कोड ने खत्म कर दिया था, और इन्हीं फीचर्स की वजह से पीपल एक्सेप्टेड हिज डिक्टेटरशिप। उन्हें लगा कि ये इतने अच्छे फीचर्स दे रहा है, इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं उसकी, कि देन व्हाट्स द इशू, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी आखिर किसी को। पर उन लोगों ने धीरे धीरे करके ये रियलाइज किया कि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। एक सेकेंड, ओके, so there were certain disadvantages also. First let me just remove this. Yeah, so there were certain disadvantages also. Disadvantages of civic code. अब ये कौन से डिसएडवांटेजेस थे उसको पॉइंट आउट करते हैं हम लोग। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या था कि क्योंकि नेपोलियन का हमेशा से इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप पे राज करना चाहता है। ओके, सो
ही वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर अगेंस्ट अदर नेशन स्टेट्स जो बच गए, बेसिकली अदर किंगडम्स जो बच गए कैप्चर करने के लिए। इसके लिए उसने क्या किया, क्योंकि उसने बाकी टैक्सेस हटाए तो इवेंचुअली जो नॉर्मल एनएमडीज थी, लाइक नॉर्मल जो खाने वाली चीजें होती हैं या फिर जो नॉर्मल पीपल यूज करते हैं चीजें, उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया उसने। सो देयर वाज एन इंक्रीज्ड टैक्सेशन, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। फिर उसने क्या किया, फिर उसने सेंसरशिप, देयर वाज अ थिंग कॉल्ड सेंसरशिप। अब आपको पता है सेंसरशिप क्या होती है, ओके। सेंसरशिप इज बेसिकली पहले ही फिल्टर कर दिया जाता है कंटेंट अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन ऑडियंस, ठीक। ऐसे नॉर्मल मीनिंग सेंसरशिप का यही होता है। तो अब तुम किसी उस एम्परर के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, या तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने व्यूज किसी सर्टन टॉपिक पे, ठीक, क्योंकि वो एम्परर के खिलाफ चले जाएगा। तो ऐसे अजीब टाइप की सेंसरशिप कर दी, यानी ओपन ओपिनियंस नहीं आप शेयर कर सकते अपने, यू कांट शेयर योर ओपिनियंस नाउ। फिर फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, फोर्स कंस्क्रिप्शन, दिस इज आई, फोर्स कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है एडमिशन, ओके। फोर्स एडमिशन इनटू फ्रेंच आर्मी। अब ये क्यों कर रहा था वो, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी पूरे यूरोप को कैप्चर करने के लिए। इसलिए फोर्सफुली यंग लोगों को ले जाया जाता था विलेजेस से, ठीक है, जस्ट टू लाइक प्रिपेयर देम फॉर अ फाइट और अ वॉर अगेंस्ट अदर किंगडम्स ऑफ यूरोप, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे ना हो। So this was a forced conscription. Then women's women's rights, basically women's, एक second, let me just change the statement. We can say that women lose even more rights due to this code. हाँ, बेसिकली जो पहले ही बहुत कम राइट्स थे वुमेन के पास, पर नेपोलियन के आते सही वुमेन को और कम राइट्स मिलने लगे थे, लाइक और वो डिपेंडेंट होने लगी थी अपने हस्बैंड के डिसीजंस को लेके, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड, जो आप लिख सकते हो कि हाँ व्हाई इट फेल्ड। और इस वजह से जो पीपल थे, फ्रेंच पीपल थे, उनके मन में एक एम्बिग्यूटी सी आ गई थी कि वेदर टू एक्सेप्ट नेपोलियन एज अ डिक्टेटर और नॉट, ओके। और इवेंचुअली ये जो क्वेश्चन मार्क अराइज होता है ना पब्लिक के मन में, ये क्वेश्चन मार्क ही रीजन होता है किसी भी डिक्टेटर के फॉल होने का, and that was the same for Napoleon. That's it for today. This is all about Napoleonic Code. Okay, I hope you understood the whole topic. मैं इसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, गिव मी सम टाइम। ये नोट्स आपको विद इन लाइक 1 वीक मिल जाएंगे ये नोट्स, ओके। डू लाइक रिफर टू इट वेल। आप साथ ही साथ वीडियो के अगर आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, मैं आपको ये दे देती हूँ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। This was the features of Napoleonic Code and this is disadvantages of Napoleonic Code. आप इसको कॉपी कर लो और नोट्स बना लो। That's it for today. Bye bye.